अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज फिर अपनी ज़िंदगी से जुड़ी उन कहानियों में से एक कहानी जिसको मैं जब भी याद करता हूं तो हैरान रह जाता हूं कि यार वो कैसा खौफनाक वाक़या था, वो कैसी खौफनाक चीज़ें थी जो हो रही थी, जिसको मुझे बुलाया गया कि इसको हल करें। लेकिन वो मामला ही कुछ ऐसा था, हल करने की बजाय मज़ीद ख़राब से ख़राब होता गया। एक ऐसा घर जिसके अंदर आग लग रही थी और आग घर के हर सामान को अपनी लपेट में इस अंदाज में लेती कि इंसान जान बचाने में तो कामयाब हो जाते, लेकिन अगली दफ़ा फिर से आग कोशिश करती कि उस सामान के साथ साथ इंसानों को भी अपनी लपेट में ले ले। मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो मुझे कॉल आती है मेरे एक दोस्त की। मैं नंबर देखता हूँ, मैं कॉल अटेंड करता हूँ, हाय हेलो और हाल अहवाल पूछने के बाद वो मुझे कहता है यार तेरी एक हेल्प की ज़रूरत पड़ गई है। मैं कहता हूँ हाँ बोलो यार, मैं हाजिर हूँ। वो कहता है कि यार एक फैमिली है, उनके घर में मुसलसल आग लग चुकी है और ये चौथी दफ़ा आग लगी है। वो बड़ी मुश्किलों से उन लोगों ने अपनी जान को बचाया है। मैंने कहा किस वजह से आग लग रही है? तो उनका जवाब था जिन्नात की वजह से। जिन्नात उस घर को आग लगा रहे हैं, इंसानों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा उस कहानी के अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैंने कहा यार पूरी बात तफसील से बताओ। तो जिस दोस्त ने कॉल की थी उसका नाम मैं नहीं बता रहा और बाकी जो दोनों किरदार हैं मिलते जुलते उनके नाम यहाँ पे मैं फर्जी रखने जा रहा हूँ। उसने कहा यार हमारा एक दोस्त है, उसका नाम वक्कास है। वो एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, खाती पीती फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उसके जो वालदैन हैं वहाँ के, यूँ समझ लीजिए करता धरता है, सियासत से भी ताल्लुक़ है। वो एक लड़की से प्यार करता है और उस लड़की का नाम है आयशा। ये भी एक मिलता जुलता नाम है। आयशा एक गरीब घर की लड़की है लेकिन पढ़ी लिखी है। वाहिद अपनी फैमिली में एक ऐसी लड़की है जो पहली दफ़ा पढ़ी है, वरना इस घर के अंदर कोई भी लड़कियाँ पढ़ती नहीं हैं। इन दोनों की आपस में कैसे दुआ सलाम हुई उसने कहा एक लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। हुआ ये कि ये दोनों आपस में शादी के लिए रजामंद हो गए और वो लड़का जानता था कि उसके वालिदैन नहीं मानेंगे क्योंकि वो एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, लड़की इंतहाई गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन वो इस कोशिश में लगा हुआ था कि वो मना लेगा अपने वालिदैन को। लेकिन हुआ ये कि पहली दफ़ा उस घर के अंदर रात को जब वो सारे सो रहे थे तो घर के एक फर्द की आंख खुली तो उसने देखा अंदर कमरे के अंदर आग लगी हुई है। वो एकदम से अपनी चारपाई से उठ गया और उसने घर वालों को आवाजें देनी शुरू कर दी कि उठ जाओ आग लग गई है। वो सारे उठे और भागते हुए कमरे की तरफ गए तो उस कमरे के अंदर पड़ा हुआ जितना भी सामान था उसमें से आधा सामान जल चुका था। जैसे कैसे बड़ी मुश्किलों से उन्होंने आग पे काबू पा लिया, लेकिन ये बात समझ ना आई कि आग कैसे लगी। मैंने उनसे सवाल किया अपने दोस्त से ये घर कहाँ पे है? उसने बताया आबादी से थोड़ा सा दूर देहात के अंदर है। इस ऐसी जगह पे ये घर बना हुआ है कि इर्द गिर्द ज़मीनें हैं और ज़मीनों के बीच में वो घर बना हुआ है। मैंने कहा पक्का है या कच्चा है? कहते नहीं, एक दो कमरे उसके शायद थोड़े से पक्के हैं, बाकी सारा कच्चा है। क्योंकि वो घर मैंने बाद में विज़िट भी किया था। तो मैं आपको बता दूं घर ऐसा था कि जब आप पक्की सड़क से चलते चलते उस इलाके में दाखिल होते हैं, देहात में वो नाम मैं नहीं बताऊंगा, तो एक नीचे कच्चा रास्ता जाता है। यानी आप पक्की मेन रोड पे होते हैं, मेन रोड से आप फिर एक छोटी सड़क पे आ जाते हैं जो पक्की सड़क है लेकिन वो गाँव की तरफ जा रही है। मुख्तलिफ वहाँ पे घर हैं, लेकिन इनका घर ऐसी जगह पे है कि वहाँ रोड पे आप गाड़ी नीचे जब उतारते हैं थोड़ा सा नीचे तो वो कच्चा सा रास्ता है लेकिन गाड़ी का पूरा रास्ता है। तो थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो वो उनका घर है, इर्द गिर्द सारी ज़मीनें हैं। वो जो घर है वो इस अंदाज का बना हुआ है कि उसके अंदर जब आप गाड़ी जाके आगे खड़ी करते हैं तो वहाँ पे चारपाइयाँ भी हैं, जानवर भी बंधे हुए हैं और साइडों पे सारे दरख्त लगे हुए हैं। उन दरख्तों के बिल्कुल सामने एक कच्चा सा बहुत बड़ा सा घर है। उस घर में आप दाखिल होते हैं तो बिल्कुल आपके राइट साइड पे हैंड पंप लगा हुआ है, जो हाथ से हैंड पंप चलाते हैं पानी आता है, और सारा सहन जो है बहुत बड़ा वो कच्चा है।
सामने 2-3 कमरे बने हुए हैं, और जब आप इस सहन को अबूर करके बिल्कुल सामने पहुंचते हैं, बरामदा नहीं है, बिल्कुल कमरे बने हुए हैं। राइट साइड के ऊपर चारा काटने वाली मशीन भी लगी हुई है, और एक छोटा सा गली नुमा उन्होंने एक रास्ता छोड़ा हुआ है, उस रास्ते से आगे जाएं तो 2 कमरे आगे भी बने हुए हैं। ये उस घर का नक्शा है। कच्ची सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं उस घर के अंदर। जैसे ही आप दाखिल होते हैं, राइट साइड पे वो चारा काटने वाली मशीन है, और एक छोटा सा रास्ता है जो 2 कमरों की तरफ जाता है ऐसे चलता हुआ। यानी उसकी छत नहीं है, वो जो रास्ता है यूं बंद नहीं है, कॉरिडोर नहीं है, यानी एक रास्ता से छोड़ा हुआ है। वो आप रास्ता चल के आगे जाते हैं तो पीछे 2 कमरे बने हुए हैं। लेफ़्ट साइड पे घर में दाखिल होते ही उल्टी हाथ पे जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं कच्ची, जो आप ऊपर छत पे भी जाते हैं। तो छत पे उन्होंने कमरा नहीं बनाया हुआ था, लेकिन चारपाइयाँ डाली हुई थी जहाँ पे वो सोते थे। ये पूरा घर था उनका। तो मुझे दोस्त बता रहे हैं कि पहली रात उन्होंने आग पे तो काबू पा लिया, लेकिन उनका काफ़ी सामान जल गया। सब सो रहे थे लेकिन परेशान हो गए कि ये माजरा क्या है। मेरा उनसे अगला सवाल था, उस घर के अंदर कितने फ़र्द रहते हैं? उसने कहा काफ़ी फैमिलीज़ हैं, तकरीबन कोई 8-10 लोग 12 लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं। तुम जब खुद विज़िट करोगे यार, तुम्हें खुद तफसील से पता लग जाएगा। मुझे इतना पता लगा है कि उस घर में वो लड़की जिसका नाम आयशा है, वो भी उसी घर में रहती है। वो पढ़ने के लिए जाती रही है। तो मैंने कहा उसको कैसे इजाज़त मिली? तो उसने बताया कि वो शहर के साथ ही तो पास ही तो शहर है एक छोटा सा, वहीं उनकी एक जो रिश्तेदार हैं करीबी उनके घर में, क्योंकि मैंने छुपाना है उस फैमिली को तो इसलिए मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करा। वो एक करीबी उनके रिश्तेदार हैं, तो वहाँ पे वो रहती रही और वहीं पढ़ती रही है, लेकिन उसका असल घर यहीं है। मैंने कहा उन लड़की और लड़के का आपस में जो दोस्ती या बात शादी तक पहुँची वहीं शहर में ही हुई? उसने कहा हाँ, वहीं शहर में ही हुई। मैंने कहा तुम्हारा ये तो मुझे समझ लग गया कि ये एक मेरा केस है और मैं इस पे इन्वेस्टिगेशन करता होता हूँ, रिकॉर्डिंग करता होता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना राज प्रोग्राम करता हूँ और इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। तो कहता है नहीं यार, राज नहीं कर सकते। मैं कहा क्यों? कहता है इसलिए कि यार वो जो दोस्त है अपना वकास, तू भी उसको जानता है, वो तेरा भी बड़ा अच्छा फ़ैन है। मसला ये है कि उसने शादी करनी है इस घर में। राज करेगा तो सारा कुछ रिकॉर्ड करेगा, टीवी पे दिखाएगा और ये मसला हो जाएगा उसके लिए भी, उसकी शादी के लिए भी मसला हो जाएगा। तो मजबूरी को समझ इस मसले को हल करना है, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। और वैसे भी वो औरतें जो हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। ये मामला कुछ देहाती इलाके का है, तुझे पता तो है, तू उन इलाकों का है कि खौफनाक हो जाएगा। मैं समझ गया कि ऐसे इलाकों में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो परेशानी का बायस बनती है। मैंने कहा मैं समझ गया हूँ तेरे मसले को, आगे स्टोरी बताओ। उसने कहा अगली स्टोरी ये है कि यार पहली दफ़ा आग पे तो उन्होंने जैसे कैसे काबू पा लिया, और दूसरी दफ़ा तकरीबन कोई महीने बाद ही फिर से आग लगी। और इस तरह आग लगी कि जहां वो बाहर सहन में सो रहे थे वहां पे भी उनका काफ़ी सामान पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि जब आंख खुली तो आग इतनी तेज़ लगी हुई थी कि एक उनका जानवर भी आधा जल गया। जहाँ सामान जला वहीं पर उनका आधा जानवर भी जल गया। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये सही कह रहे हो? कहता है हाँ यार, तू इससे गलत बयानी क्या करनी, वाकई उनका आधा जानवर भी जल गया। मैंने कहा यार हैरान है कि जानवर को जब आग लगती है तो वो तो चीखो पुकार करता है, बोलता है। क्या हुआ है कि जानवर चीखा भी नहीं, या वो इतनी गहरी नींद सो रहे थे कि उनकी आंख नहीं खुली? उसने कहा यार अल्लाह बेहतर जाने। तीसरी दफ़ा जब उन्होंने जैसे कैसे आग बुझाई, वो कहते हैं तीसरी दफ़ा जब वहाँ पे आग लगी तो उस लड़की का जहेज़ का सामान जो उन्होंने वहाँ पे माँ बाप ने बना के छुपा के रखा होता है, संभाल के रखा होता है कि हमारी बेटी की शादी होने वाली है, पढ़ लिख गई है, इसकी हम अच्छी जगह पे शादी करेंगे। और लड़की अपने वालिदैन को इशारतन माँ को बता चुकी थी कि मैं फ़लाँ जो लड़का है उससे शादी की ख्वाहिशमंद हूँ और वो रिश्ता लेके आएंगे बाकायदा। तो माँ ने कहा बाप को ना बताना, अगर वो रिश्ता लेके आएंगे प्रॉपर तो वो तो बहुत बड़े लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, वो एक नामवर लोग हैं, वडेरे टाइप हैं, अगर वो हमारे घर में आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल तुम्हारा बाप इनकार करेगा। तो लेकिन बजाय बाप तक ये तुम्हारी बात पहुंचे और तुम्हारा बाप अड़ जाए इस बात पे कि ये क्या चक्कर है, तुम चुप रहो और उसको कहो वो रिश्ता ही भेजे। अब लड़का इस ख्वाहिश में था कि वालिदैन को किस तरीके राज़ी करूँ और रिश्ते के लिए भेजूँ। उस पर एक अलग मैं पूरी कहानी सुना सकता हूँ, ये जो इनकी मोहब्बत का मामला था और रिश्ता, ये सारा कुछ। तो तीसरी जो उनकी आग लगी, क्योंकि अभी मैं डिटेल से कहानी नहीं सुन पा रहा उस लड़के से, वो मुझे मुख्तसर सुना रहा है कि ये कुछ हुआ है। तीसरी आग में उस लड़की का जो जहेज़ का सामान था वो जल गया।
और जब जहेज़ का सामान जला है तो वो कहते हैं उस रात हुआ ऐसे कि ये सारे, अब 2 दफ़ा आग लग चुकी थी, परेशान थे। अब इतनी अरसे के अंदर पहली जब आग लगी थी कमरे के अंदर तो वो परेशान हुए। उन्होंने कहा क्या है, ये है, वो है, लग गई होगी आग है, 100 बातें इधर उधर, रिश्तेदार फलां फलां फलां। लेकिन जब दूसरी दफ़ा आग लगी और उनका जानवर भी एक जल गया और काफ़ी सामान जला, तो उसके बाद लोगों ने उनको कहा कि भाई ये जिस तरह अंदाज़ लगी है, तुम बताते हो कि तुम लोग सोए हुए थे और रात के पहर आँख खुलती है, आग भड़की हुई है, काफ़ी चीज़ों को आग लगी हुई है जिसमें जानवर जला हुआ है और उस तरह जानवर चीखो पुकार नहीं कर रहा। जब तुम्हारी आंख खुलती है तो जानवर फिर चीखो पुकार करता है। लेकिन वो बताते हैं कि जानवर बहुत डरे हुए थे। लोगों ने उनको कहा कि वो आग से डर गए होंगे, लेकिन घर वालों को कहना था नहीं, लगता था कोई और चीज़ से डरे हुए हैं। तो लोगों ने कहा फलां पीर साहब हैं, उनके पास जाओ। पीर साहब के पास गए तो पीर साहब ने कहा तुम्हारे घर में जिन्नात हैं, ये आग जिन्नात ने लगाई है। तो उन्होंने कहा पीर साहब अब क्या हल करना है? पीर साहब ने कहा जी हम आपके घर आएंगे और आपके घर को आके क्लियर करेंगे। पीर साहब आ गए, घर के अंदर आके पढ़ाई की, ये किया वो किया, सारा कुछ किया, पानी का छिड़काव वड़काव किया, अच्छे खासे इन गरीबों से पैसे भी लिए। पीर साहब वापस चले गए। थोड़े ही अरसे के बाद तीसरी जब वो आग लगी, उसके बाद वो जहेज़ का सामान उनका जल गया तो वो डर गए, परेशान हो गए कि यार मामला तो बढ़ता जा रहा है। उन्होंने तो पीर साहब ने पढ़ाई की थी, ये तो बड़े पहुंचे हुए पीर थे। खैर वो किसी और के पास पहुंचे, उनसे भी दम दरूद कराया, किसी से वो लेके आया, घर का वो फ़र्द लेके आया। जितने भी रिश्तेदार थे वो अलग से मशवरे दे रहे थे। घर का हर फ़र्द अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था पीरों फ़कीरों से मिलने की। कोई आके पढ़ रहा है, एक से पढ़ाई करवा ली तो तीसरा भी आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है, मतलब रश लगा हुआ है। लेकिन वो लोगों को बता नहीं रहे अपनी इज़्ज़त को छुपाने के लिए। और पढ़ाइयाँ हो रही है, सारा कुछ हो रही हैं, लेकिन वो अब अलर्ट हो गए थे कि भाई आग का सिलसिला रुकने को नहीं आ रहा, आग लग जाती है, ये मामला ख़राब हो रहा है, क्या करें। तीसरी दफ़ा आग ने उनको दुखी कर दिया था। बेटी का जहेज़ सारा सड़ गया था। जहेज़ में उन गरीबों ने जो कुछ कपड़े जूते ये वो, उसको हम सराइकी में बोलते हैं दाज का सामान, जहेज़ का सामान, वो सारा जल गया। वो बहुत परेशान थे। लेकिन अब वो कहते थे कि हम सोते हुए अलर्ट, बहुत ज़्यादा अलर्ट होते थे कि फिर आग न लग जाए। उस घर के अंदर एक जो खातून थी वो बचपन से ही अजीब सी थी। उसका दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा ठीक नहीं था। अब वो जवान तो हो चुकी थी, उसकी शादी इसलिए नहीं उन्होंने की थी कि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। और कभी कभी ऐसी नॉर्मल भी रहती थी, ठीक भी रहती थी, लेकिन कभी कभी ऐसी हरकतें करती थी जो पता लगता था ये पागल है, ये ठीक नहीं है। कुछ होश में होती थी, कुछ नहीं होती थी। तीसरी आग के बाद घर वालों का ये फोकस हो गया कि ये जो कुछ हो रहा है कहीं इसकी वजह से तो नहीं है तो ये पागल सी, कभी कभी ठीक होती है। मतलब इतनी ठीक होती है कि जिस तरह कहते हैं कि एक बच्ची या बच्चा कदो काठ तो 21 साल का हो जाए, लेकिन जहनी तौर पे वो 8 साल का होगा, 6 साल का होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, या इब नॉर्मल होगा। तो उसको ऊपर उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया। उनको लग गया कि शायद कहीं इससे, लोगों ने कहा यार ये तो नहीं जला रही, बच्ची है या कदो काट तो एक औरत का हो गया है, लेकिन है तो ये पागल, इसको क्या पता ये माचिस से जला देती हो। तो घर वालों ने उसके ऊपर भी फोकस करना शुरू कर दिया था, कहीं ये ना कर रही हो। काफ़ी कोशिश की, फोकस किया, लेकिन समझ ना आई। तो हुआ ये, तीसरी आग के बाद आग ना लगी। वो मुतमईन हो गए कि काफ़ी इलाज करा लिया, पीर फ़कीर भी काफ़ी आ गए। कुछ लोगों ने तो आने से इनकार कर दिया। वो कहा नहीं उस घर में हम नहीं जा सकते, वो बहुत हैवी जिन्नात हैं, वो नुकसान पहुंचा देंगे, यूं हैं वहाँ हैं, बहुत सारी बातें हो गई। लेकिन अब वो रातों को सोते हुए गहरी नींद नहीं सोते थे। कोई ना कोई उठता था, देखता था कहीं आग तो नहीं है, कोई जाग तो नहीं रहा, कि वो पागल जो है उठ के आग तो नहीं लगा रही। इस तरह के मामलात हो रहे और तकरीबन 1 महीना सुकून से गुजर गया। क्योंकि अब तीसरी आग के बाद वो गरीब बेचारे बहुत परेशान थे। उनका जो मामला था वो ये हो गया था कि रोज़ रात को कोई ना कोई पहरा दे रहा है, कसम से लेटे लेटे, बाकायदा कह के पहरा नहीं, लेकिन नींद नहीं आती थी खौफ से। भाई अब तो हालत ये है कि आग लगेगी। लास्ट टाइम जो आग लगी, जहेज़ जला और उसके बाद ये हुआ। अभी मुझे एक दोस्त बता रहा है, अभी मैं पहुंचा नहीं वहाँ पे कि डिटेल से सारा मुझे चीज़ें पता लगे। तो खैर वो अब डर डर के पहरा देते थे कि ऐसा ना हो हम रात को सोए हों और आग लग जाए। बहुत खौफज़दा थे। पहला महीना जागते जागते गुजर गया, कभी कोई जागे कभी कोई जागे। दूसरा महीना गुजर गया, तीसरा महीना
भी खैरियत से गुज़र गया और चौथा महीना जैसे स्टार्ट हुआ वो रिलैक्स हो गए कि काफ़ी पीरों फ़कीरों से हमने इलाज कराया है, काफ़ी जगहों पे हमने ये दम दरूद भी कराया है, कुछ नहीं आए, कुछ आके कर गए हैं, तो अब मामला ठीक हो गया है। लेकिन चौथा महीना शुरू होते ही आग फिर से लग गई। लेकिन जब आग लगी तो वो शायद पहले से तैयार थे, इस दफ़ा ये हुआ है या आग लगी है और वो कहते हैं उनकी आंख खुल गई। अब वो गहरी नींद सोते नहीं थे। वो कहते हैं कि हम जब उठे हैं उस रात आग लगी है तो वही जो हमारी एबनॉर्मल लड़की थी, अब तो बड़ी हो गई थी, उसका नाम पागल रख लेता हूँ यहाँ पे, वो जो पागल थी वो अपनी चारपाई पे उठ के बैठी हुई थी और वो गूं 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 की आवाज़ें निकाल रही थी, यानी अजीब व गरीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। इनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा साइडों पे अभी आग जैसे लगना शुरू होती है ऐसी आग लग रही थी और अभी लगी नहीं थी। तो वो जल्दी जल्दी उठे, अपना सामान चीज़ें उन्होंने उठानी शुरू कर दी। आग पे भी थोड़े टाइम लगी, उन्होंने काबू पा लिया, लेकिन चौथी दफ़ा फिर से आग लग गई। वो डर गए कि मामला क्या है। मैंने कहा यार उस लड़की ने लगाई होगी। कहते हैं यार ये अब नहीं पता, इस दफ़ा तो ठीक है, चौथी दफ़ा वो कहते हैं लड़की को उन्होंने देख लिया, लेकिन उससे पहले जो 3 दफ़ा लगी हैं उस वक्त वो गहरी नींद सो रही थी। इस पर शक है, लेकिन यार तू मामले को देख, तू आ इसको हल कर। मैंने कहा ठीक है यार मैं इस मामले को देखता हूँ, तो अभी फौरी तो नहीं आ सकता, लेकिन इंशाल्लाह मैं इस तरह का शेड्यूल बनाता हूँ कि मैं वहाँ पे चक्कर लगाता हूँ, तो मसले को इंशाल्लाह हल करते हैं। बल्कि मैं कोशिश करूँगा, मेरे पास CCTV कैमरे पड़े हैं, मेरे पास थे, पुराना वर्जन एक था, अभी भी खैर अब तो पाकिस्तान रह गए, पुराना वर्जन था, उनके साथ पूरा एक रिसीवर था और वो रिकॉर्डिंग का सिस्टम था। मैंने कहा यार कोई लड़का ढूंढ जो CCTV कैमरे मैंने वहाँ पे लगाने हैं और जो है हम वहाँ पे उसको रिकॉर्ड कर सकें। उसने कहा ठीक है वो मैं अरेंज कर लूँगा। मुझे कुछ अर्से बाद फरागत मिली और यूँ मैं अपने उस इलाके में रहने के लिए चला गया। वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मुलाकात हुई, हमें खाने पे मिले। रात को हम एक होटल पे बैठे हुए थे, खाना खाया, तो वहाँ पे बातों में उसने कहा यार तेरा जिक्र हो रहा था, वो वकास भी तुझसे मिलना चाह रहा है। मैंने कहा यार बुला लो वकास को। तो उसी खाने पे वकास भी रात को आ गया। वकास बड़े बहुत गर्मजोशी से मिला। वो एक अमीर फैमिली से था और एक वडेरा, मैं मतलब उसको छुपा रहा हूँ थोड़ा सा, वडेरा फैमिली से था, खूब लड़का था, ख़ुद भी अच्छा था, खाते पीते लोग थे, बड़े लोग थे। मुझसे बड़ा प्यार से मिला कि मैं आपका फ़ैन हूँ, आपको देखता हूँ, ये है वो है, लेकिन अब आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप जो कहेंगे मैं हाज़िर हूँ, मेरी ज़ात से जितना आप पैसे कहेंगे जो। मैंने कहा यार मैं तो मुफ्त इलाज करता हूँ, मैं पैसे वैसे नहीं लेता होता, ये गलत किसने आपको कहा होगा। उन्होंने कहा नहीं यहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा लिए हैं ना हमसे। तो मैंने कहा मैं इस तरह नहीं हूँ, मैं तो लोगों की मदद के लिए करता हूँ। तो उसने बाकी बहुत सारी बातें जो सवाल जवाब मुझे करने थे उन लोगों के हवाले से, वो मैंने उससे कर लिए और मुझे अंदाज़ा हो गया। उसने कहा कि जो उसकी सास है उसकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी आयशा है जो वकास उससे शादी करना चाहता है, एक और छोटी बेटी है जिसको वो पढ़ने का सोच रहे थे, लेकिन अब वो रुक गए हुए हैं, कह रहे हैं नहीं हमें अभी इसको नहीं पढ़ाना, वो चक्करों में पड़ गए, बहुत छोटी है। उनकी 2 बेटियाँ हैं और बाकी घर के अंदर भी काफ़ी लोग हैं, उसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। एक उनकी बूढ़ी है जो चारपाई पे ज़्यादातर रहती है, वो काफ़ी ओल्ड हो गई है, बहुत बूढ़ी हो गई है, वो बड़ी मुश्किलों से चलती है, उसका कुब सा निकला हुआ है, यानी कमर झुकी हुई है, डंडा पकड़ के चलती है। तो एक वो पागल भी उस घर में रहती है। तो घर के जितने भी लोग थे उसके बारे में उसने मुझे काफ़ी बता दिया और मैंने उससे कहा कि यार आयशा से तुम्हारी कैसे हुई। तो उसने वो भी मुझे कहानी सुना दी सारी। वो एक लंबी कहानी है, वो हॉरर नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे आयशा और उसकी लव स्टोरी तो शायद मैं वो भी आपको सुना दूँ, क्योंकि फ़र्जी नाम है, उसको मैंने पूछ लिया था। मैंने कहा यार किस दिन तेरी कहानी सुना दूंगा। तो हंस के कहता है यार लेकिन नाम शाम ना पता लगे। मैं अगर नहीं पता लगते। मैंने लड़का बुलवाया उनको कह के एक CCTV जो लगा के दे सके। तो उसने बताया कि सर ये जो आपका ओल्ड सिस्टम है ना CCTV, इसको रिकॉर्ड करने के लिए फ़लाँ चीज़ चाहिए होगी, तो फ़लाँ चाहिए होगी, रिकॉर्ड नहीं हो सकता, तो इसको हम देख सकते हैं। मैंने कहा नहीं यार मुझे रिकॉर्ड चाहिए। मसला ये है कि इसको रिकॉर्ड के बगैर तो नहीं। खैर वो भी एक मुश्किल मरला था, हमने जैसे कैसे उसको हैंडल किया, सिस्टम का अरेंजमेंट हो गया और हमने उसको कहा कि ठीक है हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। सारा हमने वो मीटिंग कर ली। तो फिर उसके बाद मैं उस घर पहुंचा। वो लोग मुझे, अब उस घर का मसला ये था कि वो जो दोस्त मुझसे रब्ता कर रहा था वो एक सहाफ़ी था, जर्नलिस्ट था वहाँ का।
तो वो मुझे लेके जा सकता था, वकास तो नहीं लेके जा सकता था वहाँ पे मुझे। बेशक वो पीछे तो वकास था, लेकिन सारा कुछ वकास था, शादी का मामला वकास था, लेकिन वकास तो नहीं जा सकता, सहाफ़ी जा सकता था। तो इसलिए वो जो हमारा दोस्त सहाफ़ी था, यहाँ उसके नाम सहाफ़ी रख देते हैं, जर्नलिस्ट, उसने हमें साथ लिया। मैं और वकास साथ गए, वहाँ पे पहुँचे, और वो उनसे पहले ही मिल चुका था, दुआ सलाम कर चुका था। जब हम गाड़ी में गए, हमारी गाड़ी वहाँ पे जाके रुकी, जिस तरह मैंने आपको बताया, पक्की सड़क से हम कच्ची सड़क पे चलते हुए आगे जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाके दरख्तों का झुंड सा बना हुआ था, उसके नीचे छाँव थी, चारपाई बिछाई हुई थी, दरख्त के इर्द गिर्द जानवर बांधे हुए थे, गोबर पड़ी हुई थी, लगता था कि यहाँ पर मुसलसल जानवर बांधते हैं। तो वहीं पे उन्होंने हमारे लिए चारपाइयाँ डाली हुई थी। पहले से उनका आपस में राब्ता था, फौरी तौर पर हमारे लिए पानी का जग ले आए, चाय पिलाई, ये वो है। तो उन्होंने मेरा तारुफ़ कराया कि जी ये मज़हर साहब हैं, और वो मुझे नहीं जानते थे, वो फैमिली, उन्होंने मेरा शोज़ वगैरह नहीं देखे हुए थे, गांव के लोग थे। उन्होंने कहा समझिए पीर साहब ही हैं और ये इस तरह के मामलात करते हैं, ये टीवी पे रिकॉर्डिंग भी करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हमारी रिकॉर्डिंग नहीं करनी। मैंने कहा नहीं यार, वो मुझे पहली बात हो गया, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा हम आपसे एक सराकी में ही कहा कि मतलब हमारी इज़्ज़त का मामला है, आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैंने कहा जी किसी को नहीं पता लगेगा, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन हम कैमरे लगा के जो मैंने काम सोच रहे हैं वो देखेंगे। उसने कहा जी फिर आप हमें एक बात, हम आपको इजाज़त देंगे, सारा कुछ आपसे सब दिखाएंगे, हम गरीब लोग हैं, आपको पता है हमारा कल्चर किस तरह का है, सराकी कल्चर बड़ा सख्त होता है, पर्दा सिस्टम होता है। आप जो वो CCTV जो आप कैमरे कह रहे हैं, वो तो मैं कह रहा हूँ ना, CCTV जो आप रिकॉर्डिंग वाला वो कह रहा था, वो जो आप कह रहे हैं, उसकी भी जो आप करेंगे ना, वो आप कभी किसी को दिखाएंगे नहीं, हमारा मामला। मैंने कहा जी ये वादा हो गया। इस तरह की बातें हो गई। अब जी तय हो गया कि आए इनको घर का विज़िट कराते हैं। सो वो मुझे लेके उस घर के अंदर दाखिल हुए। वकास भी पहली दफ़ा उस घर के अंदर दाखिल हो रहा था, जो उस लड़की से शादी करने जा रहा था, जिस लड़की का नाम आयशा था। और वही सहाफ़ी दोस्त हमारे साथ है, वो साहब जो हैं वो हमारे सहाफ़ी से मतलब राब्ते में थे पहले से। और जब हम अंदर दाखिल हुए तो मैंने उसी घर को देखा और पूरे घर का नक्शा देखा, सामने वाले कमरे देखे, सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर छत पे गया, राइट साइड पे हैंड पंप लगा हुआ था, टोके वाली मशीन लगी हुई थी, वो एक रास्ता सा जाता था, पीछे कमरे थे। और उसके बाद फिर मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे घर के सब अफराद से मिलना है। तो वो एकदम से चौंके कि क्या मतलब, मर्दों से? मैंने कहा नहीं, ख़वातीन से भी। तो एकदम चौंके और मेरे दोस्त सहाफ़ी की तरफ देखा। उसने कहा हाँ इनको मिलवाइए, हम बाहर चले जाते हैं। उसने अपना और वकास का कहा आप सबको मिलवा दीजिए, क्योंकि ये देख लेंगे, ये पढ़ाई करते होते हैं। फिर मेरा एक बाकायदा एक इंट्रोडक्शन दे दिया गया, इस तरह बना पीर बना के, आमिल बना के, कि उन्होंने कहा मैं समझ गए पीर साहब लाहौर से आए हैं, ठीक है जी। वो दोनों बाहर चले गए और यूँ उन घर के अंदर रहने वाले जितने भी अफराद थे उन सब से मेरी मीटिंग कराई गई।